गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वीडियो की, उसमें हम वैद्युत क्षेत्र से संबंधित अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है अलग अलग कंडीशन में, उसको डिराइव कर रहे हैं। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं यह सीखा था। आज का जो वीडियो होगा यह भी वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित होगा और इस वीडियो में हम आज ये जानेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी जो निरक्षीय स्थिति होती है, उस निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है और इसे किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। बहुत आसान है और ये भी कहूंगा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफी छात्रों को इस टॉपिक को समझने में परेशानियां होती हैं। अगर आप अच्छे तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, अच्छे तरीके से जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आपने अपने साथ अंडरस्टैंड किया है, यानी कि एक तो होता है कि टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आपने रटा हुआ है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है और आपको आ जाता है। एक होता है कि टॉपिक की समझ है, आपको पता है कि जो काम हम उसमें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। तो यदि वो सारी चीजें आपको आती हैं तो आज का टॉपिक भी आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले फिर से शुरुआत करते हैं एक छोटे से टॉपिक के साथ। रोज मैं एक हिंट देता हूं। आपका जो मेन टॉपिक है वो ये है कि एक आवेश है, उस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है और उस P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसका मान 1/4πε0 Q/r² होता है। बार बार हर दिन जब भी मैं वीडियो का प्रारंभ करता हूं, जब तक वैद्युत क्षेत्र चलेगा मैं इस फॉर्मूले का और इस कॉन्सेप्ट का जरूर प्रयोग करूंगा। तो इसके पीछे लॉजिक जो है वो ये है कि छात्रों को ये बताना कि केवल इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी है, इतनी बात को आप समझते हो तो कोई भी टॉपिक है वो इसी से बनेगा, इसी के द्वारा हम उसकी एप्लीकेशन करने वाले हैं। इसका जो तरीका है, मतलब समझना क्या है, आप कहेंगे ये तो हमें याद है, रोज तो एक ही चीज आप बताते हो। इसका तरीका क्या है, आपको केवल ये समझना है कि एक आवेश है, वो आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि किसी बिंदु पर उसका मान हम जानना चाहते हैं तो हमें दो बातों की आवश्यकता है, एक उस आवेश का मान और दूसरा उस आवेश से दूरी। ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाहता हूं बार बार बताने के पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि ये चीज आपके दिमाग में रहे, ना कि फॉर्मूला और ये कि रोज एक ही चीज बताते हैं। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हम जिस सिचुएशन की बात करते हैं वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो आज हम अब जो टॉपिक है उसे ले लेते हैं। आज हम इक्वेटोरियल पोजीशन में जो निरक्षीय स्थिति है उसे इंग्लिश में इक्वेटोरियल कहते हैं। तो कैसे इसका फिगर बनेगा, सबसे पहले मैंने कहा है महत्वपूर्ण स्टेप है भौतिक विज्ञान में फिगर बनाने। अगर आपको चित्र बनाना आ जाता है तो जो भी टॉपिक है उसका डेरिवेशन वहीं कंप्लीट हो जाता है, उसी से सारा का सारा डेरिवेशन आपको पता लग जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव हम ले लेते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव के पोल हैं, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, यहाँ पर -Q आवेश है और यहाँ पर इसको थोड़ा बाहर की तरफ, यहाँ पर -Q आवेश है और यहाँ पर +Q आवेश है। जो द्विध्रुव है उसकी जो लंबाई है वो 2a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर मध्य बिंदु O है। और आपको पता है अगर मध्य बिंदु कहा है तो इसके एक तरफ a डिस्टेंस और दूसरी तरफ भी a डिस्टेंस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। निरक्षीय स्थिति क्या होता है ये जानना भी जरूरी है। हालांकि मैं पहले ही निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति के बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट फिर से बताएं। एक लाइन यदि आप यहां मध्य बिंदु से 90 डिग्री के कोण पर खींच देते हैं, इस तरीके से, थोड़ा सा तिरछी हो गई है लाइन, तो एक लाइन आपको खींचनी है इस बिंदु से और 90 डिग्री के कोण पे आपको उसको खींचना है। ये खींच दी है मैंने। यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। इंग्लिश में से कहते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल लेंथ, राइट। जो ये लंबाई है इसका मध्य बिंदु से क्या करते हुए समकोण पर काटती हुई लाइन। ये ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो हमने ज्यादा स्पेस ऊपर को रखा है, हम इसका फिगर ऊपर की ही तरफ बनाएंगे, सुल्टी डायरेक्शन में बनाएंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए
जो टॉपिक है उन टॉपिक्स को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है उसमें रटाना नहीं है बल्कि आपको समझाना है। तो यहाँ पे जो हमने अक्षीय स्थिति पढ़ी थी उसको भी मैं थोड़ा सा कंपेयर मेथड, ये ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, कंपेयर करके आपको पढ़ाऊं जिसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। तो थोड़ा सा अक्षीय स्थिति पे भी बात करेंगे। क्यों करेंगे कि मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो काम आपने अक्षीय स्थिति में किया है वही आपको निरक्षीय में भी करना है, यानी कि आपको अलग सा कुछ भी नहीं करना है। चीजें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो विधि है, जो प्रोसेस है, जो मेथड है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति क्या थी, उसमें हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बनाएंगे। यहां नेगेटिव चार्ज लिया था, यहां पॉजिटिव चार्ज लिया था। उसके बाद हमने इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाया था, इसी को हम अक्षीय लाइन कहते हैं। और यहां पे मैंने पी बिंदु लिया था, राइट। उसके बाद क्या किया था, इससे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, फिर इसके कारण भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने नाम दिया था बी, इसे ए। तो यहां पे ये था ई बी और ये था ई ए, राइट। फिर हमने देखा था कि ये जो चार्ज है ये पी के ज्यादा नजदीक है। तो यहां पे क्या हुआ था कि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो ज्यादा था, तो यहां पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र था वो ई बी माइनस ई ए था। बस इतनी ही चीज है, अक्षीय स्थिति के लिए केवल इतना ही इंपोर्टेंट था। बाकी सारा जो टाइम लगा वो समझाने में लगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहां भी हमें ऐसे ही चाहिए। सबसे पहले जो मध्य बिंदु था उससे हमने एक डिस्टेंस आर ली थी यहां तक, राइट। तो हमने यहां भी ऐसे ही किया हुआ है, ये मध्य बिंदु है। तो यहां से हम एक बिंदु पी ले लेते हैं, यहाँ पे पी बिंदु मैंने ले लिया है और इस पी बिंदु की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। सेम प्रोसेस कर रहा हूं, यहां आर डिस्टेंस ली थी, यहां भी आर डिस्टेंस ले ली है। कहां से ली थी, मध्य बिंदु से ली थी। यहां भी कहां से ली है, मध्य बिंदु से ली है, राइट। उसके बाद हमें जो डिस्टेंस चाहिए थी, एक डिस्टेंस चाहिए थी हमें प्लस चार्ज से, यानी कि प्लस क्यू चार्ज से चाहिए थी। वो डिस्टेंस आई थी यहां पर आर माइनस ए आई थी। अब देखिए चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी, लेकिन हमारी प्रोसेस वही है। कहने का अर्थ यह है कि हमें प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस चाहिए। तो प्लस क्यू चार्ज ये है भाई, यहां से डिस्टेंस चाहिए, तो आप इसे यहां मिला दीजिए। ये पॉइंट आपको कहां मिलाना है, इस पे मिलाना है। ये हो गया, राइट। यहां से डिस्टेंस चाहिए। अब यहां से डिस्टेंस कैसे निकलेगी इस केस में, ध्यान दीजिए। इस केस में तो बहुत सिंपल था। ये डिस्टेंस कितनी है, ए है। ये कितनी है, आर है। यहां पे ये जो एंगल दिखा रखा है कितने डिग्री का दिखा रखा है, 90 डिग्री का दिखा रखा है। ये एक त्रिभुज बन चुका है, त्रिभुज का नाम है, यहाँ पे ये पी पॉइंट है। तो आप कुछ भी कह दीजिए, बी पी ओ या ओ पी बी, एक त्रिभुज बना हुआ है जो कि समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के आगे कर्ण है। तो आप जानते हैं जो कर्ण का मान है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। बहुत बेसिक नॉलेज है। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमें मिल चुकी है, वो मिली है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। बहुत सिंपल है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमें टफ लगता है कि यार कैसे। देखिए अगर आप स्टेप टू स्टेप जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको बाकी चीजों का भी नॉलेज है, तो अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। देखिए ए डिस्टेंस थी, आर डिस्टेंस थी। ये एक समकोण त्रिभुज है, उसमें मैंने कर्ण का मान निकाला क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए थी। यहां भी तो हमने डिस्टेंस ही निकाली, तो कितनी निकली थी, आर माइनस ए। फिर यहां हमने माइनस क्यू से जब डिस्टेंस निकाली थी तो वो निकली थी आर प्लस ए। जिन लोगों ने अक्षीय स्थिति का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें, फिर अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि यहां पर मैं हिंट दे रहा हूं। तो हमने फिर दूसरी डिस्टेंस निकली, वो निकाली, वो निकली आर प्लस ए। यहां पे देखिए क्या होगा, फिर हम यहां से यहां मिलाएंगे। तो ये लाइन यहां से यहां जब टच करवाएंगे तो ये इस तरीके से आएगी। फिर से देखिए ये डिस्टेंस ए है, ये फिर से आर है, 90 डिग्री इधर है तो इधर भी 90 डिग्री ही होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये डिस्टेंस भी क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बात समझो, हम तो प्रोसेस वही कर रहे हैं जो हमने अक्षीय स्थिति में की है, लेकिन चीजें बदल गई। यहां दो डिस्टेंस हमें अलग अलग प्राप्त हुई, एक आर माइनस ए प्राप्त हुई, एक आर प्लस ए प्राप्त हुई। भाई हो रही है तो होने दो ना, हम तो मेथड वही अप्लाई कर रहे हैं। कारण क्या है, यहां अलग डिस्टेंस क्यों फाइंड हुई, क्योंकि समय क्या था कि जो पी बिंदु था वो एक आवेश की तरफ था, यानी कि एक आवेश के नजदीक था, एक आवेश से दूर था। यहां ऐसा नहीं है, यहां जो पी बिंदु है वो ठीक
उन आवेशों के बीच में कहीं पर निरक्षीय स्थिति में पड़ा हुआ है, इसलिए दोनों आवेशों से जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या आ रही है, समान आ रही है। यहां तक बात ठीक हो गई। अब देखिए अगला स्टेप मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान फाइंड करते हैं, ये भी बार बार बता रहा हूं कि जब धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाता है तो जिस बिंदु पर ज्ञात करते हैं उस बिंदु पर जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। तो आपने कुछ नहीं करना, इसी डायरेक्शन को आगे बढ़ा देना। ये मैंने बढ़ा दी है आगे, इस तरीके से थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको, ये बढ़ा दी है। इसको फिर से वही नाम देते हैं, ई बी नाम दे देते हैं, राइट। सही समझ में आ गया होगा, राइट। इसी तरीके से मैंने कहा था जब नेगेटिव चार्ज लेंगे तो उसमें जो डायरेक्शन होगी उसी लाइन पे, ये लाइन है ना, इसी लाइन पे आपको अंदर की तरफ आना है, तो इसे नाम दे देते हैं ई ए, राइट। ये अंदर की तरफ आ गई है, दोनों डायरेक्शन हो चुकी है। अब देखिए यहां क्या था, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड थे एक इधर को था एक इधर को था और यहां पर पी पॉइंट था, अच्छे समझ लीजिए। तो यहां पे हमने देखा कि ये वाला ज्यादा है या ये वाला ज्यादा है, ये ज्यादा था, हमने इसमें से इसको क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। इस केस में क्या है, दोनों जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगे हुए हैं, एक यहां लगा हुआ एक यहां लगा हुआ है, वो एक लाइन में नहीं है तो अब उनका परिणामी कैसे निकाला जाए। तो यदि आपने सदिश अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, जो ईबी है और जो ईए है इनके घटक करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां एक अक्ष ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने एक अक्ष ड्रॉ कर दिया, इसे हम एक्स डैश कह सकते हैं। कल उस साइड को था तो हमने एक्स कहा था, यहां पे मैंने एक्स डैश लिख लिया है, राइट। अब घटक करने के लिए सबसे पहले यहां मान लेते हैं ये थीटा कोण है, सिमिलरिटी है तो ये भी थीटा कोण होगा, ये भी सही है। ये थीटा कोण है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही कोण होगा। अगर थोड़ा सा आपको 9th 10th लेवल का जो मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री वाला पोर्शन था वो आता है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से ये कोण भी क्या होगा, थीटा कोण होगा, एकांतर कोण हो गया और संगत कोण हो गया। तो समझ में आ गया होगा। अब हमें घटक करने हैं, घटक करना बड़ा आसान है। यहां तक पूरी जो विधि थी वो मैंने आपको बता दी है, अब इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ये केवल आपको एक सपोर्ट के तौर पे बताया गया कि हम वही प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर पी बिंदु की स्थिति अलग होने के कारण जो फिगर है वो भी चेंज हो चुकी है, जबकि हमारी जो विधि थी वो बिल्कुल भी चेंज हमने नहीं की। यानी कि हमने धन आवेश से दिशा बाहर की ओर ली, पहले भी बाहर ली थी, ऋण से हमने अंदर की ओर ली, अभी भी अंदर की ओर ली है, लेकिन चीजें चेंज हो गई हैं। क्यों चेंज हुई है, क्योंकि पी बिंदु की जो समय स्थिति है वो कुछ अलग है और पिछली बार अलग थी, जो दूरी है वो भी बदल गई है। अब समझ में आ गया होगा। यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, इसके लिए हमें ईवी और ईए के क्या करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे। अब घटक करने के लिए कोण मैंने आपको बता दिया है, तो घटक करने बड़े आसान है। इसका जब हम घटक करेंगे तो एक घटक यहां आएगा, ये इसकी आधार भुजा है, तो आधार भुजा के साथ जो घटक आता है उसे हम कहेंगे ई बी कॉस थीटा। ये आ गया इस डायरेक्शन में घटक। मैं एक और एरो इसमें दिखा रहा हूं, एक एक स्टेप अच्छे तरीके से आपको समझने हैं। दूसरा घटक इसका आएगा जो ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और इस घटक को हम कहेंगे ई बी साइन थीटा। बहुत आसान है। जब भी हम किसी सदिश के घटक करते हैं तो क्षैतिज घटक यानी आधार भुजा के साथ जो घटक है वो कॉस थीटा में आता है, और जो लंब घटक है वो हमेशा साइन थीटा में आता है। तो ये हो गया। इसी तरीके से ईए के भी करेंगे, तो ईए की भी जो आधार भुजा यहां से बना है ना कोण, इस वाली भुजा से, ये देखिए, तो आधार भुजा ये है, तो यहां आएगा ई ए कॉस थीटा, ये आ गया। इसी तरीके से इसका जो अगली भुजा है यानी कि जो 90 डिग्री पे होगी वो नीचे की तरफ होगी, ये देखिए, तो ये हो गया ई ए साइन थीटा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप घटक कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, किसी को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है कि इसको ऊपर ही क्यों दिखा रहे, यानी कि ई बी साइन थीटा ऊपर को क्यों दिखाया, ई ए साइन थीटा नीचे को क्यों दिखाया। तो आपको इतना समझना है बच्चों कि यहाँ पे देखिए जो सदिश है वो सदिश का जो परिमाण है यानी कि जो रिजल्टेंट सदिश है वो इस डायरेक्शन में है। तो भाई जब वो इस डायरेक्शन में है तो उसका जो मान होगा या तो यहां होगा। अब यहां नीचे तो इसका हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये फोर्स ऊपर को लगा रहा है,
ऊपर का अर्थ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ऊपर को जाना चाहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक मान ये है तो दूसरा मान कहां होगा, यहां होगा। यहां हो ही नहीं सकता है क्योंकि एक बाउंड्री यहां बन चुकी है, एक यहां बनेगी। सेम इसका भी है, अगर ये यहां आना चाहता है तो एक मान तो यहां है, तो दूसरा कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि नीचे की तरफ आना है उसको, ऊपर नहीं जाना है। तो समझ में आ चुका होगा आपके। देखिए हमने क्या किया, जो अक्षीय स्थिति का कॉन्सेप्ट था उसकी जो विधि थी उसका ही पालन किया, उसकी ही प्रोसेस हमने यहां पे की है। और उसी प्रोसेस से देखिए हमारी जो फिगर है, यानी कि जो फिगर हमने बनाई हुई है इसके लिए, वो भी चेंज हो चुकी है। देखिए इस तरीके की फिगर आ गई है। अगर आपको अक्षीय स्थिति वाली फिगर का थोड़ा सा दिमाग में है तो आप समझ जाएंगे कि वो तो अलग ही थी, केवल एक स्थिति चेंज होने के कारण। लेकिन हमारी विधि में चेंज नहीं हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि आपको अपने आप को मजबूत रखना है कॉन्सेप्ट वाइज, कि भाई विधि में कोई चेंज नहीं हुआ है, तब भी फिगर भी बदल गई है और बाकी चीजें भी यहां पे बदल गई है। वहां पे हमें घटक करने की आवश्यकता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दोनों के दोनों जो फील्ड थे, इलेक्ट्रिक फील्ड थे, वो एक दूसरे से बिल्कुल एक ही कहें एक लाइन में थे, एक दूसरे के अपोजिट थे, 180 डिग्री के कोण पे थे। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे ये घटक थीटा कोण या थीटा कोण इस तरीके से लगे हुए हैं, तो इनका जो परिणामी होगा वो कहां होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 घटक हमारे पास आ चुके हैं। ध्यान से देखिए, 2 घटक, एक घटक यहां लगा हुआ, एक घटक यहां लगा हुआ है, सही है, और 2 घटक एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं। अब हमें इन सब का कैलकुलेशन करना है, समझना है कि भाई क्या होगा। तो थोड़ा सा फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, E इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अच्छे से समझिए, देखिए जो चार्ज है चाहे यहां पे है चाहे यहां पे है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। मैंने फिर से बार बार आपसे कहा है कि देखिए जो आवेश है उनकी प्रकृति अलग है, उनकी नेचर अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन उनके जो मान है वो क्या है, बराबर है। इसका अर्थ ये समझ लीजिए कि प्रभाव तो दोनों ही देते हैं, लेकिन एक नेगेटिव प्रभाव देता है, एक पॉजिटिव प्रभाव देता है, लेकिन प्रभाव दोनों के बराबर हैं। तो चार्ज का मान बराबर हो गया। अब बात रही डिस्टेंस की। हम डिस्टेंस देखते हैं तो P बिंदु पर दोनों की जो डिस्टेंस है, देखिए इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, √r² प्लस a²। इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, √r² प्लस a²। दोनों तरफ से दूरी भी बराबर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई अब दूरी भी बराबर है, तो वैद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन घटक होने के कारण, डायरेक्शन अलग होने के कारण जो मान है वो थोड़ा सा चेंज हुए हैं। तो यहां पे देखिए जो EB है और EA है, ध्यान दीजिए, ये मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में कह रहा हूं, इनके जो मान होंगे वो बराबर होंगे, राइट। मैग्नीट्यूड फॉर्म में इनके मान तो बराबर होंगे, लेकिन ये साइन थीटा कॉस थीटा लगने के कारण थोड़ा वैल्यू में क्या आएगा, अंतर आएगा। तो जब हम इस घटक के बारे में बात करें, ध्यान दीजिए, आप इस घटक के बारे में बात करें और दूसरा इस घटक के बारे में बात करें, EV साइन थीटा और EA साइन थीटा, दोनों के पीछे साइन थीटा है। दोनों के मैंने कहा EV और EE के मान बराबर होंगे। क्यों होंगे, पूरी प्रोसेस आपको बता दी है। आवेशों के मान बराबर हैं और जो R है यानी कि जो दूरी है वो भी क्या है, बराबर है। तो ये घटक एक दूसरे के ठीक अपोजिट लगे हुए हैं, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इनके मान है ही नहीं, इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। अब देखिए फाइनली जो P बिंदु है उस पर ये 2 घटक, अब ये तो कैंसिल नहीं कर रहे हैं ना। अगर ये ऐसा होता कि EB cos थीटा इधर को होता और EA cos थीटा उधर को होता, तब तो कैंसिल कर देते, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो P है, P पर जो क्षेत्र होगा परिणामी वो EB cos थीटा और प्लस क्या होगा, cos थीटा, ये हो जाएगा। ये परिणामी क्षेत्र होगा किस पर, P बिंदु पर। पूरी प्रोसेस देखिए हमने एक फिगर के द्वारा समझ ली है, इतना ही आपको करना है। ये ही फिजिक्स है। यहां से आगे जो भी हम करेंगे, अभी कैलकुलेशन बहुत बचा हुआ है, लेकिन वो कैलकुलेशन केवल क्या है, मैथमेटिक्स है, और वो कैलकुलेशन बहुत आसान है। हमें EV की वैल्यू चाहिए, EA की वैल्यू चाहिए, हमें cos थीटा चाहिए, अरे हो जाएगा ना, हम फॉर्मूला जानते हैं, तभी तो मैं बार बार उस फॉर्मूले पे जोड़ देता हूं। वो फॉर्मूला हमें पता है,
उस फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है और इसमें वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद केवल क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो प्रोसेस है वो समझ में आ गई होगी। अब स्टेप कैसे लिखे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, किस तरीके से आपको इसको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियो है उसके लास्ट में आपको इसका नोट्स उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं कि आपको जो नोट्स है वो मिल जाए, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। लेकिन फिर भी एक आइडिया सुन लीजिए कैसे इसको लिखा जाता है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक वैद्युत द्विध्रुव माना। तो आप ऐसे लिखते हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु और बी बिंदु पर क्रमशः -q और +q आवेश रखे गए हैं। ये पहला काम किया था। उसके बाद आपने क्या कहना है कि माना मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति को आप एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिसकी दूरी R है। देखो यहां से जो दूरी थी वो कितनी थी, R थी। तो आपने P को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये है कि आपको +q के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, -q के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और उसके बाद ये सारी चीज क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए मैं सीधे यहां पे लिखता हूं, इस तरीके से आप लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कोई बहुत ज्यादा, ये लिख दिया। यहां पे क्या वैल्यू होगी, ई बी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, देखिए मैं बीपी लिख रहा हूं, बीपी का होल स्क्वायर। डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की ओर। कल भी हमने ऐसे लिखा था, बाहर की ओर। या तो आप ये लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं बीपी की ओर। इसका अर्थ भी वही हुआ। ये दो चीजें आप लिख सकते हैं, बी से पी की ओर, या आपने लिख दिया बाहर की ओर। सही है। दूसरी कंडीशन ये हुई कि जो बीपी का मान है, तो बीपी का मान आपने ऑलरेडी, मैंने पूरा समझाया हुआ है, प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो जो बीपी का मान है वो वैल्यू कितनी है, वो है √r² + a²। इस वैल्यू को आप जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा EB = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q ओवर r² + a²। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बीपी का स्क्वायर है, लेकिन जो बीपी का मान है वो √ में है। तो √ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इससे जो √ है वो हट जाएगा जब स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे लगा √ का हुआ होल स्क्वायर जब होता है तो √ हट जाता है। तो अब मैंने पूरी प्रोसेस आपको दिखा दी, इतना आपके पास वैल्यू बचेगी। इक्वेशन नंबर 1, डायरेक्शन ध्यान रखना बाहर की ओर है। सही है। इसी तरीके से आप लिखेंगे कि जो -q चार्ज है, जिसको मैं EA नाम दे रहा हूं, इसके कारण जो क्षेत्र होगा वो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होगा, Q ओवर r² + a² होगा। इसकी दिशा जो है वो अंदर की ओर होगी, और या P से A की ओर होगी। इस तरीके से मैंने लिख दिया, राइट। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। समझ में आ गया। आप लिखेंगे -q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान, और ये वैल्यू। एक स्टेप जब बता दिया जाता है तो दूसरे स्टेप को खुद करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको ही पढ़ना है, आपको ही आगे बढ़ना है। जब आप खुद से करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज इस तरीके से की जाती है, और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। और सारे स्टेप आप टीचर को देख के लिखेंगे या टीचर से कॉपी कर लेंगे। इसीलिए मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं नोट्स बनाने में। मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, तो ये समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी समझ में आ गया तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये 2 इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। अब यहां से आगे आपको एक्सप्लेन करना है कि ये माना इस डायरेक्शन के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तब इसके क्या करने हैं, घटक करने हैं। तो यहां पर आप इस तरीके से लिखेंगे कि माना EB और EA, मैं एक साथ लिख रहा हूं, PX दिशा, x डैश थी, PX डैश दिशा के
साथ थीटा कोण बनाते हैं, राइट। यहां पे जो पी एक्स डैश डायरेक्शन थी उसके साथ कितना कोण बनाते हैं, थीटा कोण बनाते हैं। फिर उसके बाद आप आगे लिखेंगे ई बी और ई ए के घटक करने पर, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ई ए और ई वी का अर्थ है वैद्युत क्षेत्र से मतलब है, और किस किस के कारण है वो सारी चीज आपको बता दी है। तो घटक करने पर यहां से आगे मैं बता दे रहा हूं, आप सुनिए, सुनने के बाद आप कॉपी में नोट कर लीजिए। आप उसके बाद आगे ये करेंगे कि ईवी और ईए के घटक करने पर, तो घटक हो जाएंगे, आप लिखेंगे जो कि उपरोक्त चित्र में, चित्र ऊपर बना हुआ है तो उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित किया गया है। क्या क्या घटक आए हैं, ईवी कॉस थीटा आया है और ईवी साइन थीटा आया है, जो कि इन दिशाओं में होते हैं। एक क्षैतिज घटक है, एक ऊर्ध्वाधर घटक है। इसी तरीके से ई ए के घटक ई ए कॉस थीटा आया है और ई ए साइन थीटा आया है, जो कि चित्र में प्रदर्शित है। तो यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित करने का अर्थ ये होता है कि ऑलरेडी पता लग जाता है कि कौन सी चीज हमने कहाँ दिखाई है, तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि जो ई ए है और ई बी है, इन दोनों के जो परिमाण होंगे, जो मान होंगे, वो बराबर होंगे। कारण वही देना है कि जो Q है वो दोनों के लिए बराबर है और जो दूरी है वो भी बराबर है। इसलिए ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में लगे हैं। अतः P बिंदु पर, अब यहां से आगे फिर मैं लिखूंगा, ये सारी चीज आप नोट कर लें। तो यहां पे आप लिखेंगे कि जो P बिंदु है उस पर जो परिणामी, अब हमने रिजल्टेंट की बात करनी है क्योंकि हमें रिजल्टेंट ही यहां पे फाइंड करना है। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, तो आप लिखेंगे, इसको भी मिटा देते हैं। तो यहां पे अब आप लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। मैं फिर से बता दूं, हिंदी मीडियम वाले जो भी छात्र हैं, बता तो मैं पूरा हिंदी में ही रहा हूं, उनके लिए ही थोड़ा सा प्रयास किया गया है। आपने ये लिखना है कि P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान, और क्या होगा वो आपने इतना एक्सप्लेन कर दिया है, वो होगा E इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं आप, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आप लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैंने इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया है, तो अब मैंने इसमें डायरेक्शन नहीं रखी है। अगर डायरेक्शन रखना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्शन दीजिए, इसमें भी डायरेक्शन दीजिए, इसमें डायरेक्शन दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पे किसकी अनुदिश, पी एक्स डैश के अनुदिश। ध्यान दीजिए, बाद में हम इस पे डिस्कस भी करेंगे। पी एक्स डैश के अनुदिश, जो P से X डायरेक्शन है उसके अनुदिश अभी ये हो रहा है। ये डायरेक्शन क्या है इस पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये डायरेक्शन है, देखिए, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर। यहीं पे लिख देता हूं, बाद में भी एक बार बताऊंगा। प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर, ये हो गया। ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्षीय स्थिति में छूट गया था। अक्षीय स्थिति में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है। आप जब उस फिगर को देखेंगे तो देख लेना, जो परिणामी होगा वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगा, और यहां पर उल्टा होता है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। सब कुछ फिगर में आपको दिख रहा है, तो ये सारी चीज यहां पे मैंने लिख दी है। अब देखिए आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ये छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा ई ए प्लस ई बी, ये मैंने एक साथ लिख लिया है, और कॉस थीटा को आप ले लीजिए बाहर, राइट। अब देखिए जो ई ए का मान है वो क्या होगा, ई ए इज इक्वल्स टू भी होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। और जो ई बी का मान है वो वैसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं, ये मान हमने ऑलरेडी लिखे थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये 2 थी, आगे पीछे लिख दिए हैं, तो ये हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं। तो दोनों मान बराबर हैं, यहां पर इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे, भाई दोनों बराबर हैं, अब मैं बार बार कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ये आप इतना खुद भी कर सकते हैं। ये मान और ये मान बराबर हैं, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं कुल मिलाकर
यहां पर जो फाइनल हमारा आंसर होगा वो हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2q/r² प्लस a²। समझ में आ गया होगा 2q लिखा। अगर यहां कंफ्यूजन है तो ब्रैकेट लगा दीजिए और यहां कहीं पे इंटू 2 कर दीजिए, या आगे आप 2 लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा ठीक ढंग से लिखेंगे, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो यहां पर हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q/r² प्लस a² ब्रैकेट, और मैंने कहा यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर दीजिए, राइट। और पीछे से क्या लिख दीजिए, cos थीटा। अभी मैं आपको cos थीटा की वैल्यू भी बताऊंगा किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। अब चलते हैं cos थीटा पे। देखिए थीटा यहाँ है चाहे यहाँ है, किसी भी एक ट्राइंगल से आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें थीटा आपको दिख रहा है, थीटा के सामने जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। देखिए बात तक मेरी जो फिगर होती है वो पूरी की पूरी जो है यहाँ पे बिगाड़ देता हूं, मैं सारी चीजें समझाता हूं आपको, इसलिए स्टेप टू स्टेप आपको समझना है, अपनी कॉपी में खुद बनाना है। बाद में ये जो है बहुत सारा काम इसमें हो जाता है। तो ये लंब है, अब ये लंब है, ये ऑलरेडी इसको कर्ण कहा गया है, ध्यान दीजिए। तो ये क्या बचा, आधार। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है, अलग से लिखते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ये होता है आधार क्या है, देखिए a है, और कर्ण क्या है, कर्ण है a² r² प्लस a², और इसको 1/2 लिखा जा सकता है। 1/2 क्यों लिखा पावर में, क्योंकि अंडर रूट है। अगर आपको दिक्कत है तो एक बार आप अंडर रूट लिखिए, फिर अंडर रूट को तोड़ के आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो बहुत बार ये कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि जो अंडर रूट है उसको 1/2 लिखा जाता है, तो आप भी ध्यान दें। तो कुल मिलाकर cos थीटा की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। फाइनली ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ध्यान दें, 1/4πε0, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 2q r² प्लस a² इस पे ब्रैकेट लगा रहा हूं, इनटू इसकी वैल्यू मिली है a/r² प्लस a², और क्या मिली है 1/2 पावर में। उसके बाद क्या होगा, 1/4πε0, बहुत इजी कैलकुलेशन है, 2qa/r² प्लस a², और ये 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया, ये फॉर्मूला आ चुका है, यही जर्नल फॉर्मूला है। मैंने कहा भी है कि जब अच्छी स्थिति में भी हमने फॉर्मूला फाइंड किया था, तो जो पहला फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है, जो पहला व्यंजक प्राप्त होता है, वो जर्नल कंडीशन हो गई, यानी कि इसमें हमने किसी स्पेशल कंडीशन का ध्यान नहीं रखा है। तो ये फॉर्मूला आपको प्राप्त होता है जो कि निरक्षीय स्थिति के लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यदि हम एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाते हैं, और पर्टिकुलर कंडीशन क्या थी वो भी आपको बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, उस वैद्युत द्विध्रुव में जो लेंथ होती है, जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होती है, वो बहुत छोटी होती है। अगर वो छोटी है तो हम उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जो r² है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a², ये कंडीशन होती है। समझ में आ रहा है, जो r है, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, जबकि जो a के मान है ये बहुत कम होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां देखिए, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2qa, इस पे भी ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं P, 2qa को कहते हैं P। यहां पे देखिए 2qa इज इक्वल्स टू P, अलग से लिख दिया है, अपॉन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, r², और बाहर देखिए a को छोड़ दिया हमने क्योंकि नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहां पे कितना बचेगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/4πε0 p/r³ बचेगा। देखिए ये कैंसिल हो चुका, तो r³ बचा, और ये e का मान हमें प्राप्त हो गया है। तो यही वो रिजल्ट था जो हमें प्राप्त करना था। प्रोसेस आपको लग रही होगी कितनी बड़ी हो रही है, बहुत छोटी प्रोसेस है। जब मैंने फिगर बनाई तो उस फिगर में ही आपको बताया कि रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है EB cos थीटा प्लस EA cos थीटा। ये तमाम जो टाइम लग रहा है वो कैलकुलेशन पे लग रहा है, और कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। यदि आप एक बार कर लें, सीख जाएं, तो आप बिल्कुल फट लिख के कर सकते हैं। यानी कि ये टॉपिक केवल 1 से 2 मिनट का टॉपिक है। इतना टाइम मुझे तो लगेगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बच्चा जिसको कुछ भी पता नहीं वो भी सीखे, और जब आप सीख जाएं तो आप 1 या 2 मिनट के अंदर ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं।
ज्यादा से ज्यादा आपके 5 मिनट इस टॉपिक में लगने वाले हैं। तो ये हो चुका है। इसके पश्चात थोड़ा सा हम जो कल अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला आया था और जो आज फॉर्मूला आया है इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला था E एक्सियल में इसको लिख रहा हूं इज इक्वल्स टू था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ध्यान दीजिए यहां पे जो दिशा होती है वो नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। ये भी मैंने लिख दिया, ये कल छूट गया था। और आज जो इक्वेटोरियल वाली कंडीशन हमें मिली है इसमें 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p/r³ होता है और जो दिशा होती है वो पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की ओर होती है। ये ध्यान रखना सारी चीज। ये तो यहाँ पे दिख भी रहा आपको, ये देखिए डायरेक्शन ये इधर को है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, राइट। और जो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डायरेक्शन होती है ये द्विध्रुव आघूर्ण की भी होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की भी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। तो इतना समझ में आ गया होगा, रिलेशन साफ पता लग रहा है। ये डबल है, 2p है, यहां पर p है, यानी हम कह सकते हैं कि E एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल। तो कभी कभी इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो निरक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वह अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का आधा होता है, या तो यूं कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वो निरक्षीय स्थिति के डबल होता है, 2 गुना होता है। तो इस तरीके से आपने ये पूरी प्रोसेस समझी, बहुत आसानी के साथ हमने ये कर लिया है कि किस तरीके से हम इस व्यंजक की प्राप्ति करते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से व्यंजक हमें मिल गया है। और मैंने बार बार कहा कि कॉन्फिडेंस थोड़ा अपना हाई रखिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। यदि विधि आपको आ जाती है, और विधि एक ही है कि केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है, आवेश से हमें डिस्टेंस चाहिए वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, और उसी के तहत हमारी फिगर भी बन रही है और जो प्रोसेस है वो भी हो रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। यदि इसका नोट्स मैं बना पाया तो वीडियो के अंत में मैं वो लगा दूंगा, अगर नहीं भी बना तो आप खुद इसके नोट्स बना सकते हैं। लगभग पूरी प्रोसेस मैंने लिख दी है, आपको 2-4 जगह पे केवल हिंदी में लिखना है कि ये चीजें होती हैं, और लिखने हम लग गए तो एक वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आपको जो समझाने में वक्त देना है वो सारा लिखने में लग जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। थैंक यू।